हेलो गाइस, ये है हमारा न्यू आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर से। इसका नाम है राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये लिखा हुआ है सात्विक वर्मा और शांतनु परमार, जो न्यू दिल्ली में सीनियर एडवोकेट्स हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आर्टिकल को। मेडिकल ट्रीटमेंट से मना करने का अधिकार को डिग्निटी का एक रूप माना गया है, जो सीधे तौर पर प्राइवेसी, ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ ट्रीटमेंट लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उसकी पर्सनल आज़ादी का हिस्सा है। 2013 की एक शाम 20 साल के हरीश राणा अपने पीजी की 4th फ्लोर से गिर गए और उन्हें बहुत गंभीर चोटें आईं। इस हादसे के बाद वो बेड पर ही रह गए और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। अपनी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट की वजह से वो अपने आसपास की किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते थे। उनके पेरेंट्स उनकी देखभाल करते थे और बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। हरीश के दोस्त और परिवार, जो उन्हें पहले बहुत एनर्जेटिक और खुश मिजाज मानते थे, उन्हें इस हालत में देखकर बेहद दर्द में थे। उनके पेरेंट्स और डॉक्टर्स ने 13 साल तक उनकी सेवा की, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। इस मायूसी में उनके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया ताकि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सके और कुदरत अपना काम कर सके। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत लाइफ के सही मतलब पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हुई। कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के साथ पहला रिश्ता ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 केस में दिखा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि इज्जत के साथ जीना भी है। हालांकि ज्ञान कौर केस में कोर्ट का मानना था कि आर्टिकल 21 में राइट टू डाई शामिल नहीं है। इसके 15 साल बाद एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अरुणा शानबॉग का एक दर्दनाक सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से अरुणा परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट पिंकी वीरानी ने अरुणा के दोस्त बनकर कोर्ट में पिटीशन डाली कि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए। हालांकि उस वक्त पिंकी वीरानी की प्ली रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन इससे अरुणा आर शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने रास्ता बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी कानूनी ढांचे की मदद ली और पैसिव यूथेनेशिया को उन पेशेंट्स के लिए मंजूरी दे दी जो किसी टर्मिनल बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनका इलाज असरदार नहीं हो रहा। जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाती, तब तक के लिए कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई। इसके साथ ही लॉ कमीशन ने 2006 और 2012 में इस मुद्दे पर गहराई से रिसर्च की। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर पेशेंट की बेहतरी के लिए टर्मिनली इल पेशेंट्स का लाइफ सपोर्ट हटाया जाता है तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाना चाहिए। इस सब्जेक्ट पर सबसे बड़ा बदलाव 2018 में आया, जब कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना फैसला सुनाया। बदलती हुई कानूनी समझ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मान लिया आर्टिकल 21 के तहत किसी पेशेंट्स का मेडिकल ट्रीटमेंट रोकना या हटाना लीगल है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट से मना करने का अधिकार इंसान की डिग्निटी, प्राइवेसी और ऑटोनॉमी का एक हिस्सा है। इस जजमेंट ने काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी, जिनमें 2023 के एक और फैसले में थोड़े बदलाव किए गए। अब इन सब को मिलाकर कॉमन कॉज गाइडलाइंस कहा जाता है, जो दो मुख्य प्रिंसिपल्स पर टिकी हैं। पहले ये कि जो चीज़ें हटाई जा रही हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आनी चाहिए। दूसरा ये कि उस ट्रीटमेंट को हटाना पूरी तरह से पेशेंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका गलत मतलब रोकने के लिए कई सेफगार्ड बनाए हैं। इसमें एक लंबा प्रोसीजर शामिल है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स की ओपिनियन लेना जरूरी है। कोर्ट ने एक बार फिर जताया कि इस पर कोई कानून लेजिस्लेशन नहीं है और एक जज ने अच्छाई की उम्मीद जताई कि पार्लियामेंट इस पर जल्द ही कानून बनाएगा। वो उम्मीद आज भी बरकरार है। नतीजा क्या हुआ? हरीश राणा की कहानी अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के साथ खत्म हो गई है। दो जजेस ने अलग अलग लेकिन एक ही बात पर सहमत फैसला सुनाया और कॉमन कॉज गाइडलाइंस के तहत हरीश का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वो CANH क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन पर निर्भर थे। इसलिए सबसे पहला सवाल ये था कि CANH को मेडिकल ट्रीटमेंट माना जा सकता है। इसका जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि CANH देने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस और मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें मेडिकल नॉलेज, लगातार चेकअप और इमरजेंसी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसे मेडिकल ट्रीटमेंट माना गया।
दूसरा सवाल ये था कि CANH हटाना हरीश के बेस्ट इंटरेस्ट में था। कोर्ट ने कहा कि बेस्ट इंटरेस्ट को उन लोगों की नज़र से देखा जाना चाहिए जो सबसे करीब और हैं, और मेडिकल बोर्ड्स की राय से कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि एक डॉक्टर का फ़र्ज तब तक इलाज करना है जब तक उससे कोई फ़ायदा हो रहा हो। जब रिकवरी नामुमकिन हो तो इलाज जारी रखना सिर्फ इंसान को ज़िंदा रखता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे सिर्फ एक ही नतीजा निकला कि ट्रीटमेंट हटाना ही हरीश के बेस्ट इंटरेस्ट में था। और अंत में मौत की उस नींद में कैसे ख्वाब आएंगे जब हम इस तूफ़ानी दुनिया को छोड़ देंगे, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अपनी शायराना बातों के ज़रिए शेक्सपियर ने समझाया था कि मौत से हिचकिचाहट इसलिए होती है क्योंकि हम नहीं जानते कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है, जो लोग चले जाते हैं वो हमारी यादों में ज़िंदा रहते हैं। हरीश राणा की जल्द ही मौत हो जाएगी, मगर उनका योगदान इतिहास में और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बढ़ावा सिर्फ उन बड़े कानून तक सीमित नहीं है जो पूरे देश पर असर डालते हैं। ये ऐसे मुश्किल और अनकंफर्टेबल सवालों का हल निकालने में भी हैं जो इंसानियत के भले के लिए हों, भले ही सिर्फ वो माइनॉरिटी से जुड़े हुए क्यों ना हों।